के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप लोगों के बीच में मैं डॉक्टर राजेश कुमार निगम दृष्टि IAS कैंपस के डायरेक्टर के रूप में और आपके बीच में क्लास के एक GS टीचर के रूप में आपको हिस्ट्री पढ़ाने का काम करेंगे। और इस हिस्ट्री में ये जो क्लास होगी विशेष करके LT का क्लास है, LT GS का क्लास है। और इस क्लास में हम लोग सबसे पहले डिसाइड किए हुए हैं कि हिस्ट्री को पढ़ना है, ठीक है। तो हिस्ट्री में आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और आज इसका दूसरा क्लास होगा। दूसरी क्लास के रूप में हम लोग क्लास करेंगे। एक टॉपिक आपका ख़त्म हो चुका है जिसको हम लोग कहते हैं पाषाण काल, ठीक है। पाषाण काल का टॉपिक समाप्त हो गया जिसे प्रागैतिहासिक काल भी कहा जाता है। उसमें जो चीज़ें थी वो आपको पढ़ा दी गई हैं। आज नेक्स्ट टॉपिक के रूप में हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ने का काम करेंगे, ठीक है। बात करेंगे हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता की। रवि हाँ बात किया जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता की। और इसमें जो हम लोग पढ़ने का काम कर रहे हैं, ठीक है, सिंधु सभ्यता, ठीक। इस सिंधु सभ्यता की बात करें तो सबसे पहले हम लोगों के माइंड में ये आता है कि यह इतिहास किस टॉपिक के अंतर्गत आता है, ठीक है। हमने आपको उस दिन बताया हुआ था कि जब हम लोग पढ़ने का काम किए इतिहास को, ठीक है, तो इतिहास का जो विभाजन है कितने खंडों में किया गया था? 3 खंडों में विभाजित किया गया था। एक क्या आपका कहलाया था? प्रागैतिहासिक काल कहलाया था, प्रागैतिहासिक काल कहलाया था। दूसरा आपका आद्य ऐतिहासिक काल कहलाया, आद्य ऐतिहासिक काल कहलाया। और तीसरा आपका ऐतिहासिक काल कहलाया, ठीक है। ये 3 कालखंड थे जिसको हम लोगों ने पढ़ने का कार्य किया। हमने आपको यहाँ पर यह भी बताया कि प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ का जो इतिहास है वो पत्थरों पर डिपेंड है, ठीक है। क्योंकि हमें वहाँ पर किसी भी ऐसे पुरातत्व सामग्री की साक्ष्य नहीं मिले, कोई ऐसा साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिला जिसके आधार पर ये चीज़ें सिद्ध की जा सकें कि यहाँ पर ये चीज़ें थी। हम लोगों को क्या मिला? सिर्फ पाषाणिक उपकरण मिले, यानी पत्थरों के औजार मिले। उन पत्थरों के औजार के आधार पर उस इतिहास को लिपिबद्ध करने का कार्य किया गया। हमने आपको वहाँ पर यह भी बताया था कि इस कालखंड को 3 भागों में बांटा गया। एक को पुरापाषाण काल कहा गया, दूसरे को मध्य पाषाण काल कहा गया और तीसरे को नवपाषाण काल के नाम से जाना गया। यानी इसको 3 कालखंडों में डिवाइड करने के पश्चात इसका जो टोटल समय था वह 25 लाख BC से लेकर के, BC का मतलब होता है ईसा पूर्व, ठीक है, 25 लाख BC से लेकर के 3000 BC के बीच का था, यानी 3000 ईसा पूर्व के बीच का था। तत्पश्चात आद्य ऐतिहासिक काल का समय आता। हमने आपको आद्य ऐतिहासिक काल का भी डिफिनेशन बताया था कि इतिहास का वह कालखंड जिसके विषय में हमें लिखित सामग्री भी मिलती है और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं, लेकिन उनका आज तक पूर्ण रूप से अध्ययन नहीं किया जा सका। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब इसका जो टाइमिंग पीरियड होगा वह 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच का होगा,
ठीक है, यानी 3000 ईस्वी सन से ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच का है। अब इसकी बात अगर कही जाए तो इसको भी क्या किया गया, इतिहास की दृष्टि से दो खंडों में विभाजित कर दिया गया। एक को हम लोग सिंधु काल के नाम से जानते हैं, सिंधु काल कहते हैं, या इसे हड़प्पा काल भी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, हड़प्पा काल भी कहते हैं या सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, जिसका टाइमिंग पीरियड जो है वह 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व के बीच का है। कहाँ तक का है, 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व के बीच का है। आप यहाँ पर देखें, जब प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल का जो समापन है नवपाषाण काल के रूप में 3000 ईसा पूर्व में हो रहा है, उसी के बाद एक नए समयावस्था की शुरुआत हो रही है जिसे सिंधु काल कहा जा रहा है, और इसका टोटल टाइमिंग पीरियड अगर देखा जाए तो 1500 ईसा पूर्व के बीच तक का चल रहा है। तत्पश्चात इसके बाद एक कालखंड और मिलेगा जिसे हम वैदिक काल के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे, वैदिक काल के नाम से जानेंगे। ये वैदिक काल जो है इसका टोटल समय होगा 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच का। अब अध्ययन की दृष्टि से इसको भी दो खंडों में बांटा गया है। एक आपका कहलाता है ऋग्वैदिक काल और दूसरा आपका कहलाता है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल अगर हम लोग देखें, ठीक, तो ये आपका हो गया ऋग्वैदिक काल। अब इसके समय की बात करें हम लोग तो ये आपका जो समय है वह 1500 BC से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच था, और ये 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच का था। ठीक है, देखिए वैदिक काल को आप लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर जो 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच की बात कही जा रही है, यही एक समय था जहाँ पर वेद पुराण लिखे गए। ठीक है, विशेष करके अगर कहा जाए तो इस कालखंड में वेदों की रचना की गई, और यही समय है जैसे ही इसका समापन होता है वैसे ही 1000 ईसा पूर्व में महाभारत और रामायण का लेखन कार्य प्रारंभ हो जाता है। ठीक, लेकिन अगर हम लोग देखें तो रामायण को सबसे पहले लिख लिया जाता है और महाभारत को बाद में लिखा जाता है, और यही कारण है कि रामायण को सबसे प्राचीन ग्रंथ कहा जाता है, सबसे प्राचीन महाकाव्य कहा जाता है। दोनों के लेखन की शुरुआत एक समय में हुई। 900 ईसा पूर्व में क्या होता है कि रामायण और महाभारत के लेखन की शुरुआत हो जाती, जबकि महाभारत पहले लिखना प्रारंभ किया गया। ठीक है, महर्षि व्यास जी जो है, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी कहा जाता है, उन्होंने लिखना प्रारंभ किया, लेकिन उसको पहले पूर्ण तरीके से नहीं लिखा गया। गुप्तों के काल में कहा जाता है कि रामायण जो है 900 ईसा पूर्व से लिखना प्रारंभ किया गया, लेकिन गुप्तों के काल में पहुँचते पहुँचते उसको पूरी तरीके से लिख लिया गया। इसीलिए रामायण को सबसे प्राचीन ग्रंथ कहा जाता है और महाभारत को सबसे बड़ा ग्रंथ कहा जाता है। दोनों से प्रश्न बनता है आपका, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। प्राचीन ग्रंथ की बात की जाए या प्राचीन महाकाव्य की बात की जाए तो सबसे प्राचीन महाकाव्य किसे कहेंगे, रामायण को कहेंगे। कौन है लेखक इसका, वाल्मीकि जी। ठीक, वाल्मीकि जी जो है वो रामायण के लेखक है। जबकि अगर इसकी बात कही जाए तो इसमें कुल जो श्लोक मिलेंगे वो 25,000 श्लोक मिलेंगे। इसीलिए इसे 25 कर रहे हैं, 24 होगा, 24,000 श्लोक होंगे। इसीलिए इसे एक नाम और दिया गया है चतुर्थ विशति सहस्र संहिता। चतुर्थ विशति सहस्री संहिता। सहस्री का मतलब होता है 1000, ठीक है, और विशत का मतलब होता है 24,000 हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से रामायण को क्या कहा गया, चतुर्थ विशत सहस्त्र संहिता कहा गया। विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ये प्राचीन महाकाव्यों में से एक है, जबकि इसके पहले महाभारत की शुरुआत कर दी गई थी लिखने का। ठीक है, लेकिन महाभारत जो है वह, इसमें अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ा महाकाव्य बना, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य बना, और इसमें
1,00,000 श्लोक हैं। इसमें क्या है, 1,00,000 श्लोक हैं, इसीलिए इसे सहस्र संहिता कहा गया। इसे सहस्री संहिता कहा गया। ठीक है, तो ये नाम भी याद करके रखिएगा, ये भी पूछा जाता, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि महाभारत से भी प्रश्न बनता है। महाभारत में कितने पर्व हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। कितने पर्व हैं? 18 पर्व। 18 पर्व जो है वो महाभारत में। किस पर्व को भागवत गीता कहा जाता है? कौन सा पर्व है? संख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो संख्या की दृष्टि से जो 6वां पर्व है, ठीक है, 6वां पर्व जो है इसी को भागवत गीता कहा जाता है। इसी को भागवत गीता कहा जाता है। और 6ठा पर्व जो है उसको भीष्म पर्व के नाम से जाना जाता है। महाभारत का युद्ध पूछा जाता है कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक ये युद्ध चला था, इसीलिए इसमें 18 पर्व है। ठीक है, तो हम लोग आगे चर्चा करेंगे उत्तर वैदिक काल तक पहुँचते पहुँचते इसकी। लेकिन आज हम लोग जिस टॉपिक को देखने का काम करेंगे वह है आपका सिंधु काल या हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, फिर इसके बाद देखो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद जो भी कालखंड मिलेंगे उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ऐतिहासिक काल का तात्पर्य ये होता है जिसके साक्ष्य में पुरातत्व के रूप में मिले, ठीक, और दूसरा हमें साहित्य के रूप में मिले। यानी हमें अब क्या है कि जब 6ठी शताब्दी से पढ़ने का कार्य करते, जैसे 16 महाजनपद का समय हो गया, ठीक है, गणराज्यों का समय हो गया, तो वहाँ से जो भी इतिहास है वह सब हमें उसके साहित्यिक साक्ष्य भी मिलने लगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलने लगे, इसीलिए उसको ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। विशेष करके इसी पीरियड को हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग भले पढ़ने का कार्य करते हैं इतिहास में, तो वो सब इतिहास के अंतर्गत भले आता है, लेकिन वास्तविक रूप से अगर देखा जाए जो ऐतिहासिक काल है वही हिस्टोरिकल पीरियड है, ऐतिहासिक काल के रूप से जाना जाता है। ठीक है, तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता की। देखो इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ने का काम भी क्या करना है, ठीक है, वो है आपका हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता में हमें सबसे पहले देखना है कि इसके प्रमुख स्रोत क्या है। स्रोत का तात्पर्य ये होता है कि आखिर हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस तरीके से अस्तित्व में आया, कैसे हम उसको जानते हैं, उसको हम इसके अंतर्गत देखेंगे। तत्पश्चात आपका एक प्रश्न बनेगा महत्वपूर्ण स्थलों से। महत्वपूर्ण स्थल का तात्पर्य ये है कि किस प्लेस से किस चीज़ की प्राप्ति हुई, वो प्रश्न पूछा जाता है, तो उसको हम लोग यहाँ से कवर करने का कार्य करेंगे।
थर्ड पोजीशन बनता है भौगोलिक स्थलों से, ठीक है। उस हड़प्पा सभ्यता का जो भौगोलिक परिप्रेक्ष्य है वो क्या रहा है, जैसे उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, हम लोग उसकी चर्चा इसके अंतर्गत करेंगे। फिर एक प्रश्न बनता है काल निर्धारण का। काल निर्धारण के अंतर्गत जैसे कि विद्वानों ने इस सभ्यता को कितने समय तक मापने का काम किया, किसी ने कुछ बताया तो किसी ने कुछ बताया, तो आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो इसी तरीके से पूछा जाएगा, एक तरफ समय देगा और एक तरफ विद्वानों का नाम देगा, आपको मिलान करना होगा और मिलान करके कोड भाषा में उसको बताना होगा कि कौन सा किसका है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इसकी विशेषता की बात करेंगे, नगर नियोजन, नगर नियोजन की बात करेंगे क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, उस नगर नियोजन की बात करेंगे। फिर इस सभ्यता के लोग किस धर्म में थे, किसकी पूजा करते थे, किसकी पूजा नहीं करते थे, वो धार्मिक स्थिति को देखने का कार्य करेंगे। तत्पश्चात सामाजिक स्थिति को देखने का कार्य करेंगे और फिर उसके बाद आर्थिक स्थिति देखी जाएगी। आर्थिक स्थिति के पश्चात यहाँ पर पतन के कारण देखे जाएंगे। जैसे ही पतन के कारण को देखेंगे वैसे ही आपका ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों के दिमाग में ये होगा टॉपिक तो चालू हुआ नहीं और ख़त्म भी हो गया ना, ये एक प्रक्रिया है जिस तरीके से हम लोग पहुँचने का काम करेंगे। टॉपिक आपका है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता, लेकिन इस सिंधु घाटी सभ्यता से किस किस प्रकार के प्रश्न कहाँ कहाँ से बन सकते हैं उसका निचोड़ यहाँ पर दिया गया है। स्रोत से भी प्रश्न है, प्लेस से भी प्रश्न है, भौगोलिक स्थलों से भी प्रश्न है, काल निर्धारण से भी प्रश्न है, नगर नियोजन से भी प्रश्न है, धार्मिक सामाजिक आर्थिक स्थिति से भी प्रश्न है और उस सभ्यता के पतन से भी प्रश्न बनते हैं, ठीक। आप पेपर उठा करके देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे पूछी जा रही है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस सभ्यता के नामकरण की। सिंधु घाटी सभ्यता की बात अगर हम लोग करें तो सिंधु घाटी सभ्यता को मुख्यतः 3 नामों से जाना जाता है। कितने नामों से जाना जाता है? 3 नामों से जाना जाता है। इसे हम लोग सिंधु सभ्यता कहते हैं, ठीक। अब सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी रीजन है। कहा जाता है कि सबसे पहले हड़प्पा नगर की खोज की गई, ठीक है। सबसे पहले हड़प्पा नगर की खोज की गई, इसलिए लोगों ने क्या कहा कि इस सभ्यता का जो नाम है, ठीक है, इस सभ्यता का जो नाम है वह हड़प्पा सभ्यता रखा जाए, क्योंकि इस पूरी संस्कृति के अंदर खोजा जाने वाला यह पहला स्थल है, इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या रखा जाए, हड़प्पा रखा जाए, ठीक। अब हड़प्पा तो रख दिया गया, लेकिन जब कुछ समय के पश्चात बाकी के क्षेत्रों का उत्खनन कार्य हुआ तो अब यह देखने को मिलने लगा कि घग्गर नदी है, जिसे सरस्वती नदी के नाम से जानते हैं। घग्गर नदी के उद्गम और क्षेत्र में अगर देखा जाए तो यह सभ्यता मिलने लगा। बाकी नदियों के बीच में भी वो चीज़ें मिलने लगी। सिंधु नदी, जिसे प्रॉपर अगर कहा जाए कि वो लाहौर में आपकी नदी है, पाकिस्तान की नदी है, ठीक है, उस क्षेत्र में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगर वहाँ पर मिलने लगे। तो लोगों का विचार अब यह रहने लगा कि अब इस हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा ना हो करके क्या होना चाहिए, सिंधु घाटी की सभ्यता होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत ही सारे स्थल मिलने लगे। जो भी स्थल मिले आपको, चाहे मोहनजोदड़ो रहा हो, चाहे हड़प्पा रहा हो, ठीक है, ये सारे स्थल आपको इसी के अंतर्गत मिलने लगे, इसीलिए इसका एक नाम रख दिया गया सिंधु घाटी की सभ्यता। तत्पश्चात क्या हुआ कि अब आगे चल करके उसे सिंधु सभ्यता के नाम से विख्यात हो गया, सिंधु सभ्यता के नाम से वो जाना गया। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही जिसको अलग तरीके से जानने का कार्य किया गया। अब यहाँ पर एक चीज़ें और जोड़ने की ज़रूरत है, जिसे कहा जाता है कि इस सभ्यता के लोगों ने पहली बार क्या किया, कांसे में, ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। पहली बार इस सभ्यता के लोगों ने क्या किया कि कांसा एक प्रकार का धातु होता था और उस कांसे में इन लोगों ने तांबा मिलाने का कार्य किया, ठीक है, सॉरी तांबा और टीन था, इसमें तांबा और टीन था, ठीक है, जिसकी वजह से क्या किया, उन लोगों ने एक अलग प्रकार की धातु बनाई जिसे क्या कहा गया, कांसा कहा गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इस सभ्यता को कांस्युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना गया। तो विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, कांस्युगीन सभ्यता और प्रथम नगरी सभ्यता, 5 नाम हैं इसके, लिख लीजिएगा आप लोग।
लिखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता एवं प्रथम नगरीय सभ्यता। ठीक, अब देखो जैसे हम लोग बात करें, थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा करने की ज़रूरत है। हम लोग बात करें हड़प्पा की। हड़प्पा के बारे में कहा जाता है कि 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में खोजा जाने वाला यह सिंधु घाटी सभ्यता का पहला क्षेत्र था, पहला स्थल था। ठीक है, किसके नेतृत्व में खोजा गया? दयाराम साहनी, विशेष रूप से इनको याद करके रखिएगा, दयाराम साहनी या आर.डी. साहनी इनको कह सकते हैं। 1921 ईस्वी में हड़प्पा जो है पंजाब का जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई। ठीक है, कहाँ के, किसके द्वारा किया गया? दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया। जब इस सभ्यता की खोज की जाती है तो ये नाम रखा गया कि नहीं भाई इसको हड़प्पा सभ्यता नाम रखना चाहिए। ठीक है, तत्पश्चात क्या हुआ कि सिंधु घाटी क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न स्थलों को खोजा गया। विभिन्न स्थलों को जब खोजा गया तो इसके नाम में परिवर्तन कर दिया गया कि नहीं इसका नाम अब कैसे रखा जाए, सिंधु घाटी की सभ्यता रखा जाए। ठीक, और अंततः देखा गया कि हड़प्पा संस्कृति की जो दूसरी पृष्ठभूमि थी जिसे हम लोग मोहनजोदड़ो के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत दूसरा खोजा जाने वाला प्लेस जो था जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है वो राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में 1922 ईस्वी में खोजा गया। ठीक, टाइमिंग जानते रहेगा और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की ये जानते रहेगा। 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई। ठीक, फिर इसके पश्चात अगर देखा जाए तो यहाँ की सभ्यता के लोगों ने क्या किया कि विभिन्न प्रकार की चीज़ों का प्रयोग किया। पहली बार अगर देखा जाए तो इस सभ्यता के अंतर्गत देखने को मिलता है कि पहली बार नगरों का उद्भव और विकास हुआ। अभी तक क्या था कि भारत में या फिर कहीं पर भी ऐसे नहीं देखने को मिला कि इतने बड़े पैमाने पर नगर कहीं पर बने हुए होंगे। ठीक है, लेकिन जब इसका उत्खनन कार्य किया जाने लगा तो बड़े पैमाने पर ये नगर के रूप में प्राप्त हुआ, इसीलिए इसको प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा गया। ठीक है, आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसे प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है या प्रथम नगर किसे कहते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये मिला और यहीं पर पहली बार आपको क्या देखने को मिला कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो अफगानिस्तान से टिन मंगाया करते थे और राजस्थान से वो तांबे को प्राप्त करते थे। ठीक है, अब राजस्थान से तांबा और अफगानिस्तान से टिन आता था, दोनों को मिला करके ये लोग एक अलग प्रकार की धातु बनाते थे जिसे कांसा कहा गया। क्या कहा गया? कांसा कहा गया। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इन लोगों ने पहली बार कांसे का प्रयोग बहुतायत रूप में किया। यही कारण रहा कि इसे कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना गया। ठीक है, तो ये पांचों नाम आपके नामकरण के रूप में जाने जाते हैं। ठीक, इसमें विशेष रूप से दो चीज़ों को ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो हमने बताया कांस्ययुगीन सभ्यता। ठीक, टीन का आयात कहाँ से किया जाता था? अफगानिस्तान से किया जाता था। तांबा कहाँ से प्राप्त होता था? राजस्थान से प्राप्त होता था। राजस्थान में एक जिला जिसे जुजलू जिला कहा जाता है। ठीक है, वहाँ के अतरंजी खेड़ा से क्या है ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। ठीक, तो राजस्थान को और अफगानिस्तान को जानते रहेगा कि हमें टिन कहाँ से मिला और तांबा कहाँ से मिला। ठीक, अब हम लोग शुरुआत करते हैं, स्रोत की बात करते हैं। ठीक है, स्रोत के रूप में कौन कौन से चीज़ हमें ऐसे प्राप्त हुए हैं या कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं जिसके आधार पर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का मूल्यांकन करते हैं। ठीक, पहली चीज़ मृण मूर्तियाँ। ठीक है, मृण मूर्तियाँ टेराकोटा फिगर से, ठीक है, टेराकोटा का जो है क्षेत्र वहाँ से हमें मृण मूर्तियाँ प्राप्त होती है। ठीक,
महल और खंडहर, दूसरा महल और खंडहर के रूप में आप जब देखते हैं, चाहे आप 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो वहाँ पर एक टॉपिक ही मिलता है नगरीय सभ्यता, ठीक है। तो वहाँ पर बड़े पैमाने पर आपको एक बड़ा सा नगर दिखाई देता है और नगर जो है वो खंडहर के रूप में परिवर्तित हो गया, तो वो भी क्या है आपका एक स्रोत के रूप में है। फिर लोथल से प्राप्त बेलनाकार मोहर, लोथल से हमें एक बेलनाकार मोहर प्राप्त होता है, वो भी इस इतिहास की पुष्टि करता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बाट, बाट का मतलब मापने के लिए कुछ चीज़ें प्राप्त होती है, उसका प्रयोग किया गया। धौलावीरा से एक चित्रकार की लेख प्राप्त हुई है, ठीक है, वो भी एक स्रोत के रूप में आपका कार्य करती है। चक्र की आकृति, देखो जितनी भी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है। ये इसलिए पूछा जाता है, प्रश्न क्या बनता है कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ था, प्रश्न है, हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें बताएं वो, फिर उसके बाद चक्र की आकृति, फिर आपका मेसोपोटामिया से प्राप्त बेलनाकार मोहर। मेसोपोटामिया का एक शासक था जिसका नाम था सारगोन, ठीक है। सारगोन जो है वो 2350 ईसा पूर्व में क्या करता था, भारत के साथ व्यापार करने का कार्य करता था। तो इस चीज़ का प्रमाण जो है हमें वहाँ से प्राप्त हुआ, मेसोपोटामिया से, ठीक है। तो वो भारत के साथ व्यापार करने का उल्लेख मिला, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ व्यापार करने का उल्लेख मिला, तो इसलिए आप उसको भी ध्यान दीजिएगा, मेसोपोटामिया से प्राप्त बेलनाकार मोहर। फिर उसके बाद लोथल से प्राप्त हाथी के दांत और माप के पैमाने, मापने के पैमाने, ये भी क्या है स्रोत के रूप में। फिर उसके बाद कुछ साहित्यिक साक्ष्य भी उपलब्ध है, लेकिन आज तक उनको पढ़ा नहीं जा सका। जैसे कि आप धौलावीरा को देखते हैं, वहाँ से साइन बोर्ड की प्राप्ति होती है, लेकिन आज तक उसको पढ़ा नहीं जा सका, इसीलिए वो भी चीज़ें इसमें शामिल हैं। 10 बड़े अक्षर हमें वहाँ से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, स्रोत है। स्रोत से एक प्रश्न जरूर से बनता है, इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुई है, ठीक है। जब आप इनको जानते रहेंगे तो बाकी चीज़ों को आप आउट कर सकते हैं, ठीक है। लिख लीजिएगा स्रोत के रूप में, देखिए अध्ययन के स्रोत, टेराकोटा फिगर्स, टेराकोटा फिगर्स यानी मृण मूर्तियां, महल और खंडहर, महल और खंडहर, महल और खंडहर। नेक्स्ट लोथल से प्राप्त बेलनाकार मोहर, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक बेलनाकार, एक बाट, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक बाट। धौलावीरा से प्राप्त एक चित्रकार का लेख, धौलावीरा से प्राप्त एक चित्रकार का लेख। चक्र की आकृति, चक्र की आकृति, मेसोपोटामिया से प्राप्त बेलनाकार मोहर, मेसोपोटामिया से प्राप्त बेलनाकार मोहर। नेक्स्ट 2350 ईसा पूर्व में, 2350 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया के शासक सारगोन का, मेसोपोटामिया के शासक सारगोन का मिट्टी की पट्टिका, मिट्टी की पट्टिका, ठीक। एक चीज लास्ट में लिख लीजिएगा, इस काल के साहित्यिक साक्ष्य अनुपलब्ध हैं, यानी साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक।
देखो विशेष रूप से यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या प्रश्न बना यहाँ पर बताते हुए हम चल रहे हैं। देखो हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खोज की बात अगर पूछी जाए, ठीक है, हड़प्पा की खोज की बात की जाए तो वहाँ पर आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये बता दिया गया, मोहनजोदड़ो बता दिया गया। हड़प्पा के बारे में हमने क्या बताया, इसकी खोज किसने किया, दयाराम शाहनी ने किया। किस सन में किया था, 1921 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, राखालदास बनर्जी ने किया, ठीक है। किस सन में किया था, 1922 ईस्वी में। दोनों को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग जो भौगोलिक स्थिति की चर्चा करेंगे तो वहाँ पर और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद स्रोत के रूप में आप लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक के रूप में आते हैं, जो यहाँ पर प्रश्न आप लोगों से बनता है कालक्रम का, ठीक है, या काल निर्धारण का। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि जिस लेवल की आप परीक्षा की तैयारी करते हैं, ठीक है, वहाँ पर इसी प्रकार के प्रश्न ही पूछे जाते हैं। आप ये मत सोचिए कि हमसे ऑनलाइनर प्रश्न पूछा जाएगा। आपसे जब भी प्रश्न पूछा जाएगा, बुद्धि, विवेक और ज्ञान तीनों से प्रश्न पूछा जाएगा। अब आपके माइंड में ये आएगा कि बुद्धि, विवेक, ज्ञान तीनों में क्या अंतर, कुछ अंतर है? किसे कहेंगे बुद्धि? बुद्धि किसे कहा जाएगा? वो तो ज्ञान हो गया, जो जान है वो तो ज्ञान है ना। बुद्धि, विवेक और ज्ञान में क्या अंतर है? कुछ अंतर है कि नहीं है? क्या अंतर है? भाई कुछ तो अंतर होगा, बताना ही नहीं चाहते आप लोग, कि जानते ही नहीं है। ज्ञान वह है जिसे आप जानते हैं, ज्ञान वह है जिसे आप जानते हैं। उस ज्ञान का तार्किक स्वरूप बुद्धि है। उस ज्ञान का तार्किक स्वरूप, जहां पर तर्क आपने लगा लिया, वह क्या है? आपका बुद्धि है, ठीक है। और उसको जब आप अपने व्यवहार में लाने का कार्य करते हैं, कहां पर व्यवहार में लाना है, कैसे लाना है, वही आपका क्या है? विवेक है। यही है बुद्धि, विवेक और ज्ञान। तीनों को अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन तीनों में सापेक्षिक रूप से अंतर प्राप्त होता है। बुद्धि को हम लोग ज्ञान नहीं कह सकते हैं, बुद्धि को विवेक नहीं कह सकते। देखते नहीं कि लोग पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ पढ़ डालते हैं, लेकिन जब वो सही उत्तर सही समय पर नहीं दे पाते तो इसका मतलब है को विवेक शून्य है, विवेक नहीं उनको। भाई पढ़ करके कितना भी नॉलेज अगर आप ले लो, लेकिन अपने वो समयावस्था पर उसका प्रयोग ना किया जाए तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। इसीलिए लोग कहते ना कि व्यक्ति के अंदर विवेक का होना आवश्यक है। प्रेजेंट ऑफ माइंड, माइंड जो है वो आपका उस समय होना चाहिए। चलिए काल निर्धारण की बात करते, जैसे हम लिखे हुए हैं ऐसे ही आपके पेपर में होगा। एक तरफ फला फला जो आपके विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, उनका नाम लिखा रहेगा, और एक तरफ ऐसे ही क्रम की श्रेणी बनी रहेगी। अब इसमें आपको क्या करना है, ऊपर के 4 लोग अगर आपको दिए गए हैं, ठीक है, ऊपर के 4 लोग आपको दिए गए हैं तो आपको मिलान करना होगा कौन सा क्या है, कैसे है, ठीक है, किसने क्या कहा है, ये आपको जानना है कि किसकी टाइमिंग पीरियड फिक्स है। तो आप इसको यहाँ पर अपने तर्क के रूप में इसका प्रयोग करिएगा। जॉन मार्शल ने पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वह 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व बताया है। अर्नेस्ट मैके महोदय जो है वो 2800 से 2500 ईसा पूर्व बताया है, ठीक है। MS वस्त जो है वो 3500 से लेकर के 2700 ईसा पूर्व बताया है, जबकि CJ गैड जो है वो 2300 से लेकर के 1750 बताया है। अब यहाँ पर एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं, ये तीनों जो टाइमिंग पीरियड है, ठीक है, ये पूरे हड़प्पा सभ्यता का, पूरे हड़प्पा सभ्यता का चरमोत्कर्ष का काल है। किसका काल है? चरमोत्कर्ष का काल है। जैसे मनुष्य है, आप है, ठीक है, एक अवस्था है कि जब आप शिशु रहते हैं, एक अवस्था होती जब आप तरुण होते हैं,
एक अवस्था ऐसी होती जब आप पूरी तरीके से युवा होते, ना आप बच्चे रहते ना आप बुजुर्ग होते, क्या होते हैं, युवा होते हैं, तो उसको चरमोत्कर्ष का समय बोला जाता है, एक व्यक्ति के चरमोत्कर्ष का समय है। उसी तरीके से इस सभ्यता की बात करें तो इस सभ्यता का भी एक टाइमिंग पीरियड ऐसा रहा होगा जो अपने चरम पर रहा होगा। पहले धीरे धीरे डेवलप हुआ होगा और फिर वो अपनी चरम पर पहुंचा होगा, फिर धीरे धीरे क्या हुआ होगा, उसका पतन हो गया होगा, धीरे धीरे समाप्ति की तरफ बढ़ गया होगा। तो ये जो तीनों विद्वान आपको ऊपर देखने को मिल रहे हैं, ये तीनों विद्वानों ने जो बात की, ये इस सभ्यता के चरमोत्कर्ष की बात की, यहां तक आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। गैड महोदय और पिगट महोदय ये क्या है, ये इस सभ्यता के पतनावस्था की बात करते हैं कि सभ्यता जो यहाँ तक पहुँचते पतन में चली गई, ठीक है। फिर उसके बाद आल्चिन हैं, डीपी अग्रवाल महोदय हैं, ठीक है, विशेष करके डीपी अग्रवाल महोदय का पूछा जाता है, आर्नेस्ट मैके, जॉन मार्शल, एमएस वत्स, ठीक है, और एक लोग और हैं, एक आल्चिन महोदय, ठीक है, इनका नाम पूछा जाता है। तो इतना आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। आप चाहे तो ऐसे लिख लें या तो फिर आप पीडीएफ में चाहें तो पीडीएफ में मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, पीडीएफ जाएगा आपके ग्रुप में, ठीक। देखो हम विशेष रूप से आप लोगों को अभी भी बता दें कि इतना समय नहीं, हम 4 महीने में आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करा पाएंगे, ठीक है, इसलिए हम इसका सहारा लें, नहीं तो आपको एक एक चीज़ें बाय टॉपिक बाय लेक्चर के रूप में मिलता। इसमें यह है कि हमें भी लिखने की आवश्यकता कम होगी, ठीक है, और आपको भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग सीधे सीधे पीडीएफ पाएंगे, जो इम्पोर्टेंट हम आपको बता रहे हैं आप उसको लेकर के तुरंत अपना चालू कर दीजिए। हाँ, इस तरीके से विशेष रूप से एक काम और करिएगा, आप जब भी पढ़ने का काम करिएगा, ठीक है, आप जब भी पढ़ने का काम करिएगा अकॉर्डिंग टू पेपर पढ़ने का काम करिएगा। पेपर का मतलब ये है कि अब ये जो आपने टॉपिक पढ़ा इसमें कैसे प्रश्न बनते हैं आप बना लीजिए, इसमें कैसे प्रश्न बनते हैं वो आप बना लीजिए। जब आपके सोचने समझने की क्षमता उस एग्जामिनर के बराबर होगी तभी आप एग्जाम बीट कर पाएंगे। जब उसकी बुद्धि आपकी बुद्धि से मेल करेगी आप एग्जाम बीट कर जाएंगे, और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक संभव नहीं है, ये भी जान करके चलिए। इसलिए हम आपको बताएंगे कि जो भी चीजें आप पढ़ें वो उसके अकॉर्डिंग चलें कि वो किस हद तक जाकर के सोच सकता है, उस हद तक आपको भी जाकर के सोचने की जरूरत है। अगर नहीं सोचेंगे तो नहीं हो पाए, ठीक। पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए बात करते हैं इस सभ्यता की विशेषता की। देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है इसकी विशेषता की बात करें तो सर्वप्रमुख आप ये जान लीजिए कि यह जो सभ्यता है यह एक नगरीय सभ्यता है। नगरीय सभ्यता का तात्पर्य ये होता है जहाँ पर सिस्टमैटिक तरीके से लोग रहने का कार्य करते हैं, वहाँ की जल निकास प्रणाली बेहतर हो, ठीक है, वहाँ पर लोग जो रहने का कार्य करें वो अच्छी तरीके से रहने का कार्य करें, ठीक है, घर मकान भवन जो ये बनते हैं ये बेहतर तरीके से उनका निर्माण किया जाए। इस तरीके से हम उसके मिले जुले स्वरूप को क्या कहते हैं, नगरीय सभ्यता कहते हैं। आज आप इस शहर में हैं तो एक नगर के रूप में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर यही एकाकी मकान यहाँ पर होता तो शायद हम गांव की श्रेणी में आते। किसकी श्रेणी में आते? गांव की श्रेणी में आते। लेकिन यहाँ पर नगरों के अंतर्गत क्या है कि जितने भी भवन हैं सब एक दूसरे से सटे हुए हैं और सबका कनेक्शन एक दूसरे के साथ है, चाहे वो जल निकास प्रणाली को लेकर के हो, चाहे वो सड़क मार्ग यानी सड़क का मार्ग जो है उसके लिए हो, चाहे वो बिजली की बात हो, कोई भी चीज़ें हो, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, नगरीय सभ्यता कहते हैं या नगर कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से जब हम लोग इस सभ्यता को पढ़ने का कार्य करते हैं तो यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता है, ठीक है। तो पहला प्रश्न ही आपसे यहाँ पर बनता है कि भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता का क्या नाम था। भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता का क्या नाम होगा? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक। अब आखिर ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से इसे प्रथम नगरीय सभ्यता कहा गया? आखिर क्या ऐसा कारण था कि जो गांव में नहीं है या फिर जो हम लोगों के यहाँ नहीं है, जो यहाँ पर था?
ठीक, गांव में वैसी चीज़ें नहीं होती है जो यहाँ पर था, जिसकी वजह से क्या कर रहे हैं कि नगरीय सभ्यता कर रहे हैं। अब इसकी विशेषता क्या थी भाई? नगर तो कई हैं, नगर तो कई मिलेंगे, लेकिन इन नगरों की विशेषता क्या थी, हम लोग उसको देखने का काम करेंगे। नगर नियोजन इस सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, ठीक, यानी पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें कि जिस तरीके से नगरों का निर्माण किया गया, यही इसकी विशेषता है, बाकी कोई विशेषता नहीं है। सबसे बड़ी विशेषता के रूप में अगर देखें तो यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है जो हमें नगरों के रूप में देखने को मिल रही है। कहा जाता है कि यह जो सभ्यता है, संपूर्ण नगर जो है वह प्रायः, या फिर आप कह लीजिए कि असमान भागों में विभाजित था। प्रायः क्या था? असमान भागों में विभाजित था। पहला भाग जो है वह दुर्गीकृत था। दुर्गीकृत का मतलब होता है जिसको किलेबंद कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? किलेबंद कर दिया जाए। आप जौनपुर को देखते हैं ना, जौनपुर में एक किला है जिसे फिरोज शाह का किला कहा जाता है, ना, शाही किला जिसे कह रहे हैं आप। अब शाही किला जो है वो क्या किया गया, बीच में सुल्तान रहने का काम करता था, अपनी सेना के साथ रहने का कार्य करता था, लेकिन नदियों के किनारे से लेकर के पूरे नगरों के साथ साथ उसको क्या कर दिया गया, बड़ी बड़ी पत्थरों की दीवारें खड़ी कर दी गई, जिसके कारण वो क्या हो गया, दुर्गीकृत हो गया। क्या हो गया? दुर्गीकृत हो गया। इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? दुर्गीकृत कहा जाता है, अर्थात वह किलेबंद हो गया। क्या हो गया? किलेबंद हो गया। तो हमने आपको बताया कि ये पूरी जो सभ्यता है, ये सभ्यता दो असमान भागों में विभाजित होती है। पहला दुर्गीकृत होता है तो दूसरा अनावृत होता है। अनावृत का मतलब कि वो कहीं भी किसी प्रकार से घेरा नहीं गया है। यद्यपि कुछ स्थलों को देखा जाए, कुछ स्थलों पर एक विभाजन, जैसे लोथल की बात करें तो लोथल दो खंडों का दुर्गीकरण करता है। कालीबंगा जो है, कालीबंगा तथा नगर में मध्य स्तरीय विभाजन है। धौलावीरा में भी यह देखने को मिलता है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि जो इस सभ्यता का लोथल नामक प्लेस है, ठीक है, लोथल जो एक बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है, लोथल नामक जो प्लेस है, अगर वहाँ पर देखा जाए तो उसके जो भाग हैं वो दो खंडों में विभाजित तो हैं, लेकिन उसको क्या किया गया है, दुर्गीकृत किया गया है। यानी दोनों भाग जो उसके किलेबंद है, बाकी स्थानों की ऐसी बातें नहीं है। कालीबंगा की भी बात की जाए तो कालीबंगा में भी ऐसा वो मिलता है, दोहरा नगरीकरण, यानी जो दो असमान भागों में वो बटा हुआ है, दोनों को क्या कर दिया गया है, दुर्गीकृत करने का कार्य किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद जो मध्य स्तरीय विभाजन है जिसे धौलावीरा कहा जाता है, उसके बीच के क्षेत्रों को क्या किया गया, दुर्गीकृत किया गया, बाकी चीज़ों को वैसे छोड़ने का कार्य कर दिया गया। ठीक, दुर्गीकरण का मतलब समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा का जो नगर नियोजन था वो व्यवस्थित था। व्यवस्थित का मतलब सिस्टमेटिक था। ये नगर आयताकार या वर्गाकार आकृति में मुख्य सड़कों तथा चौड़ी गलियों के ग्रिड पर आधारित थे। ठीक है, अर्थात अगर हम इस सभ्यता की बात करें तो ये जो हमारी सभ्यता है जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जान रहे हैं या हड़प्पा नगर हम कह रहे हैं, ये कैसा था, आयताकार था। ठीक है, आयताकार या वर्गाकार के रूप में विकसित था। कहा जाता है कि इसकी आकृति जो है मुख्य सड़कों तथा चौड़ी गलियों के ग्रिड पर आधारित था। ठीक है, अर्थात कहा जाए तो यहाँ पर जो सड़कें भी बनाई गई हैं, ठीक है, जैसे ये मान लो ये सड़क है, ये इस तरीके से बनाया गया, ये मुख्य सड़क है और ये नगर है, तो इस नगरों में यहाँ पर मकान बने हुए हैं। ठीक है, तो ये मकान की जो गलियाँ हैं वो आकर के मुख्य सड़क से मिलने का कार्य करती थी। क्या करती थी? मुख्य सड़क से मिलने का कार्य करती थी। कहा जाता है कि यहाँ पर जल निकास प्रणाली भी बड़ी ही बेहतर थी। कहा जाता है कि नगर का मुख्य मार्ग उत्तर से दक्षिण तक जाता था। ठीक है, यानी यहाँ ये जो ऊपर की दिशा होगी वो क्या हो जाएगा, उत्तर, और नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण। यानी इसका जो मार्ग था, मुख्य मार्ग जो था वो उत्तर से दक्षिण तक जाता था, तथा दूसरा मार्ग जो है वो पूर्व से आकर के क्या करता था, यहाँ पर मिल जाता था। ये मानो कि ये जो सड़कें थी वह एक दूसरे को 90 अंश की कोण पर काटने का काम करती थी। भाई ये जो है ये पूरब से आकर के मिल गया, ये आकर के मिल गया, और ये उत्तर से दक्षिण जा रहा है, यानी ये यहाँ से अगर आकर के मिलेगा तो इसका जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा,
90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, यानी सड़कों की अगर बात करें तो यहाँ पर सड़क व्यवस्था इस तरीके से बनाई गई थी कि प्रत्येक सड़कें एक दूसरे को 90 अंश की कोण पर काटने का कार्य करती थी, और इस तरीके से पूरे नगर में ऐसे ही सड़क बने हुए थे। ये मानो कि जैसे पूरा सड़क नगर, पूरा जो नगर में सड़क है वो सड़क जो है वो जाल की तरह बुने हुए थे, जाल की तरह बुने हुए थे। किसी को कहीं भी जाना है, कोई भी मार्ग पकड़ करके जाए, वो कहीं से कहीं भी वह पहुंच सकता था। ये नगर नियोजन की व्यवस्था थी। कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क यानी जिसे राजपथ कहा जाता है, उसकी चौड़ाई इस मीटर, सड़क की चौड़ाई इस मीटर तक थी। अन्य सड़कों की हाँ, उसकी चौड़ाई जो थी वो 2.75 मीटर से लेकर के 3.66 मीटर तक थी। ठीक है, तो राजपथ का मार्ग ये पूछा जाता है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ये भी आपसे पूछा जाता है कि इसकी चौड़ाई और क्या थी, लंबाई क्या थी। ठीक है, गलियों की लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 1.8 मीटर जो है वो इसकी गलियों की लंबाई और चौड़ाई होती थी। ठीक है, तो राजपथ को भी जानते रहिएगा, और क्या कहते हैं कि जो अन्य सड़क हैं वो हो गई और आपकी गलियां हो गई। ठीक, अब देखो और क्या व्यवस्था थी। सड़कों के किनारे पानी बहाने के लिए नाली की व्यवस्था थी, यानी जो सड़क बने हुए थे वो सड़क जो है, जैसे इतने बड़े पैमाने पर इतना बड़ा सड़क बना हुआ है, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि पूरी सड़क बह जाए, इसलिए क्या किया गया था, सड़कों के किनारे नालियों को बनाने का कार्य किया गया था, यानी नाली की व्यवस्था थी। कहा जाता है कि जिसमें कूड़ा करकट जो है वो एकत्रित करने के लिए एक जगह जगह मेन होल बनाया गया था। ठीक है, नालियों तथा मेन होल का ढक्कन भी रहा करता था। जब आवश्यकता पड़ती थी तो उस मेन होल के ढक्कन को निकाल करके नाली के जो कचड़े थे उसको निकाल दिया जाता था, और फिर पानी का बहाव जो है वो पुनः चालू हो जाता था। जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये चीज़ें बनाई गई हैं, ये एक सड़क है। ठीक है, सड़क के किनारे यहाँ पर क्या बनाया गया, नाली बनाई गई। ठीक, अब नाली में जैसे कुछ दूरी के पश्चात यहाँ पर क्या किया गया, एक मेन होल बना दिया गया। मेन होल यहाँ पर बन गया तो जो भी कचरा यहाँ से आएगा यहाँ आकर के गिरेगा, और कचड़े यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे, और पानी का बहाव यहाँ से फिर फ्लो हो जाएगा। फिर आगे चल करके एक मेन होल बनाया गया, फिर यहाँ पर भी कचड़े एकत्रित हुए, पानी आगे आगे बहता चला गया, और जो कचरा होता था वो मेन होल में आकर के गिर जाता था, जो समय समय पर कहा जाता है कि उसकी साफ सफाई कर दी जाती थी। इस तरीके से एक बेहतर व्यवस्था के रूप में शामिल हुआ। ठीक है, इस तरीके से सड़क का और नगरों का निर्माण किया। नगर नियोजन समझ में आया। विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे अच्छी व्यवस्था थी वह जल निकास प्रणाली थी। जल निकास प्रणाली सबसे बेहतर थी, ये जानते रहिएगा। अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से भवनों का निर्माण किया गया था। ठीक, भवन निर्माण की बात करेंगे। जैसे इस सभ्यता में अगर देखा जाए तो बड़े बड़े भवन मिले हैं, बड़े बड़े भवनों का निर्माण किया गया, जिसमें महान स्नानागार आपका शामिल है, पुरोहित आवास शामिल है, अन्नागार शामिल है, सभा भवन शामिल है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप देखें तो ये सारे आवास जो है वहाँ पर प्राप्त होते हैं बड़े बड़े भवनों के रूप में। ठीक, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार थी। पूरे मोहनजोदड़ो की बात कर रहे हैं, पूरे मोहनजोदड़ो की अगर बात करें तो सबसे बड़ी इमारत क्या था, अन्नागार था, जिसका लंबाई और चौड़ाई देखा जाए तो 45 गुणे 15 मीटर था। ठीक है, यानी 45 मीटर वह लंबा था और 15 मीटर वह चौड़ा था। यह अन्नागार दुर्ग के भीतर था। कहाँ था, दुर्ग के भीतर था, अर्थात पहले एक किला बनवाया गया और उस किले के अंदर अन्नागार का निर्माण किया गया। ठीक है, देखो एक चीज़ और विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ये पूरे मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। अगर पूरे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत पूछे तो आपका गोदीवाड़ा होगा। क्या होगा, गोदीवाड़ा। लोथल में एक बंदरगाह मिलता है, ठीक है, जिसे गोदीवाड़ा, एक वहाँ पर भवन मिलता है जिसे गोदीवाड़ा कहा जाता है, जहाँ आज भी क्या है कि जो पानी की जहाज़ें वहाँ पर निर्मित की जाती है।
ठीक है, वो सबसे बड़ा भवन है, सबसे बड़ी इमारत है। ठीक है, तो पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो गोदीवाड़ा को याद करके रखिएगा, और सिर्फ मोहनजोदड़ो की बात करें तो आप अन्नागार को याद करके रखिएगा, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 45 गुणे 15 मीटर थी। ठीक है, हड़प्पा के प्रत्येक मकानों में अनेक कमरे मिले हैं। ठीक है, जो मकान बनाए गए वहाँ पर किस तरीके से मकान बनाया गया, जैसे ये मान लो ये मकान है। ठीक है, अब इस तरफ भी कमरा बन गया, इस तरफ भी कमरा, इस तरफ भी कमरा, इस तरफ भी कमरा, यानी यहाँ का क्या कर दिया गया, कमरे बना दिए गए। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा गया हड़प्पा के प्रत्येक मकानों में कमरे, कुएं, स्नानागार तथा आंगन होता था। ठीक है, यानी अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर कुआं भी होता था, यहाँ पर कुआं भी होता था, और यहीं पर कहा जाता है कि स्नानागार भी होता था, यानी बाथरूम जिसे हम लोग कहते हैं तो स्नानागार भी होता था। ठीक है, और प्रत्येक यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो बाकी का जो प्लेस बचता था उसे आंगन के रूप में प्रयोग करते। आज भी अगर आप जाएं किसी गांव में जाएं तो किसी का जो रईसों का मकान है अगर देखें तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी कि उनके घर में कुएँ भी हैं। ठीक, कुएँ भी हैं, आंगन भी है, स्नानागार भी है, सारी चीज़ें उनको उसी घर में मिलेगा। और आज भी अगर देखा जाए तो जो गांव के लोग हैं वो मकान इसी तरीके से बनवाने का काम भी करते हैं। बीच में उनका आंगन हो, भले ही कुआं का स्थान गायब हो गया हो लेकिन बाथरूम स्थान ले लिया है। ठीक है, तो वहाँ पर वो चीज़ें बनवाने का कार्य करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ का फर्श भी कच्चा होता था, केवल कालीबंगा में फर्श के पक्कीकरण करने का साक्ष्य प्राप्त हुआ। विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा प्लेस है जहाँ पर पक्कीकरण यानी पक्के फर्श का निर्माण किया गया। बाकी हर जगह कैसा होता था, कच्चे फर्श होते थे। इसको भी ध्यान दीजिएगा, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रत्येक प्लेस की बात करें हर जगह फर्श कच्चा होता था, लेकिन कालीबंगा एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर पक्कीकरण के साक्ष्य मिल रहे हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र प्लेस जहाँ पर पक्के फर्श का निर्माण किया गया। ठीक, मोहनजोदड़ो का हड़प्पा के भवनों में स्तंभों का कम प्रयोग हुआ है। यहाँ कहीं चतुर्भुजाकार अथवा वर्गाकार स्तंभ मिलते हैं। ठीक है, गोलाकार स्तंभ नहीं मिलते। यहाँ से प्रश्न नहीं बनता, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। मकानों का औसत आकार 30 मीटर है, ईंटों का आकार 4:2:1 है। विशेष रूप से इसको याद करके रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में या मोहनजोदड़ो में जो मकान बने हुए हैं उन ईंटों की साइज क्या थी। ठीक है, तो उन ईंटों की साइज क्या थी, 4:2:1 था। क्लियर, ये आपका समाप्त होता है क्या कहते हैं कि जो विशेषता थी हड़प्पा नगर की। अब हम लोग बात करेंगे सभ्यता विस्तार क्षेत्र व स्थल की। ठीक, क्लास भी कंटिन्यू रहेगा, देखो आए सर। ये देखो भौगोलिक प्लेस के रूप में है, तो यहाँ पर से प्रश्न बनते हैं। यहाँ से लगभग 10 प्रश्न बनेंगे, उन चीज़ों को आप लोग विशेष रूप से देखने का काम करिएगा। देख लेते हैं सर आए होंगे। तो क्या बोले सर, क्लास लेंगे? चलो आज के लिए तब इतना ही, बाकी चीज़ें कल देखी जाएंगी।